नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से स्पष्ट कर दिया है और राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिया है। यह पीएम मोदी का 7वां स्वतंत्रता दिवस का भाषण था, जो कि एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा है। और 86 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए अपना रोड मैप तो बता ही दिया, पर साथ में चीन और पाकिस्तान पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा प्रहार कर दिया। आतंकवाद और विस्तारवाद का डटकर करेंगे मुकाबला, आंख दिखाने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का मजबूत भारत वाला संदेश, एलओसी से लेकर एलएसी तक। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीमू बेस जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को सख्त संदेश दे दिया। कहा था कि विस्तारवाद का युग अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आज विस्तारवाद और आतंकवाद की नीतियों पर चलने वालों को फिर से मोदी का सीधा स्ट्राइक। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। तो आज का हमारा जो बहस का मुद्दा है वो यही है, मजबूत भारत का संदेश, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। आज मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं कि क्या लाल किले से दी ललकार, चीन पाकिस्तान पर अब सीधा प्रहार। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कांग्रेस के समर्थक या कांग्रेस के समर्थन में बोलने वाले प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कर्नल रोहित देव जुड़ चुके हैं, वेटरन है आर्मी के और इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ भी है। मेरे साथ सतीश सिंह, जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है विजय सोनकर शास्त्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं आशीष सिंह, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, क्योंकि उन्हीं की नजर रही है भारत चीन मामलों को लेकर सबसे ज्यादा। पर सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री, फिर से एक बार चीन और पाकिस्तान पर प्रहार। देखिए शहजाद जी, देश 15 अगस्त 1947 में जरूर आजाद हुआ था और आजाद का मतलब कि एक चंगुल से बाहर निकला था विदेशियों के, और देश में एक नए भारत के निर्माण का एक प्रक्रिया शुरू होना था। पर दुर्भाग्य है कि वो प्रक्रिया वैसा नहीं शुरू हो पाया जो भारत के अनुकूल रहा हो, भारत की गरिमा के अनुकूल रहा हो, भारत के प्राचीन इतिहास के अनुकूल रहा हो। अब वो शुरू हो चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी भारत का निर्माण कर रहे हैं जो इस भारत के लिए यथोचित था और इस भारत के प्राचीन इतिहास के साथ मैच करता हुआ था। ये भारत 17वीं शताब्दी तक दुनिया का नंबर 1 की इकोनॉमी हुआ करती थी। इस भारत की इकोनॉमी, और इस भारत की इकोनॉमी को अगर किसी ने पीछे किया तो चाइना ने किया था। आज वही स्थिति बन रही है। आज चाइना का मुंहतोड़ जवाब अगर कोई दे रहा है दुनिया में तो भारत दे रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री आज लाल किले के प्राचीर से ये बात तय कर दिए हैं कि अब विस्तारवाद नहीं चलेगा। चाइना का तो एक ही खासियत था, वो विस्तारवाद, और विस्तारवाद के जद में वो आसपास के देशों को, छोटे छोटे देशों को भी ले चुका है। ठीक है, ऐसे में चाइना को मुंहतोड़ जवाब अगर लाल किले के प्राचीर से उसके विस्तारवाद पर अगर लगाम लगाने की बात कही गई है तो ये अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। मैं चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर्स थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे ताकि गेस्ट की आवाज ठीक से सुनाई दे। कर्नल रोहित देव, मुझे बताइए कि क्या संदेश निकल कर आता है आज प्रधानमंत्री की जो बातें उन्होंने लाल किले से की है, क्या फिर से एक बार चीन पाकिस्तान पर प्रहार? कर्नल रोहित देव। शहजाद जी, पहले तो आपके माध्यम से देश को जय हिंद। इस अवसर पर खुशी का त्योहार है, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है आपस में। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि 2 संदेश काफी प्रमुख हैं जो मिलिट्री तौर पे और नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे अहम है। पहला है, प्रधानमंत्री ने बोला आत्मनिर्भरता के बारे में।
और मैं समझता हूं अभी समय आ गया है कि हमारे राष्ट्र में एक नेशनल सिक्योरिटी विजन 2070 टाइप बने। उसकी मुहिम आप करिए अपने तरफ से, सरकार से। और मैं समझता हूं कि सारा संजोया हुआ आर्थिक रूप से, कूटनीतिक तौर पे, अपने मिलिट्री तौर पे, एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पे एक विजन डॉक्यूमेंट बने। दूसरा जो उनका संदेश था वो था युवा के प्रति। अगर आपने नोटिस किया हो, उन्होंने एनसीसी की बात की। वो एक युवा का एक छोटा सा क्षण है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे देशवासियों को ये ललकार दे रहे हैं कि आपका जो योगदान होना चाहिए देश के, वो बहुत जरूरी है। आखिरी बार मैं अपनी तरफ से जो बोलना चाहता हूं वो है कि चाहे युवा हो, चाहे मिलिट्री वेटरन हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, दो चीज में सहयोग दें इस सरकार का और देश का। हमारी सरकार है और हमारा देश है, इसको ऐसा मान के चलें तो आपको लगेगा कि नेशन बिल्डिंग और ओपिनियन शेपिंग अगर हम करें तो अच्छा होगा। और जैसा प्रधानमंत्री ने बोला, अगर हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर और एक सक्षम और बिल्कुल मजबूत डिफेंस कंट्री बने, तो ये चाइना पाकिस्तान हमारे मापदंड एक्चुअली है नहीं। हमारे मापदंड हैं कि हम कैसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ऐसी तजवीज में लेके जाएं। अभी आप देखिए, गलवान का एक इंसिडेंट हुआ, हमारे जो सैनिक थे उन्होंने ऐसा जवाब दिया है चाइना को कि चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि मिलिट्री पहल अभी कैसे करे और कैसे ना करे जी। कैसे कूटनीतिक तौर पे हमने उसको हराया है। तो कोई चाइना से बात अभी है नहीं। पाकिस्तान की बात करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो खैर वैसे ही एक निकम्मा देश है। चाइना का जहां तक सवाल है, 5-7 साल काफी अहम है और प्रधानमंत्री जो पहल कर रहे हैं, जो उनके आर्थिक मिनिस्टर पहल कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स कर रहे हैं, आप देखेंगे 5-7 साल में जो हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एलएसी पे होगा, जिसपे फोकस है अभी, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत अहम है। ये एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूंगा। इसके अलावा कोई तूतू मैमे का कोई त्योहार है नहीं कि मैं बोलूं कि कौन क्या बोलेगा क्या नहीं मुझे बोलेगा। वो प्राथमिक मेरा टिप्पणियां लेने दीजिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी जुड़ चुके हैं। उनके इंटरनेट कनेक्शन में शायद थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, पर अब मेरे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है, जो प्रधानमंत्री की बातें निकली है लाल किले से, सीधा सीधा एलओसी से लेकर एलएसी तक विस्तारवाद और आतंकवाद पर चलने वाले देशों को चुनौती और एक तरीके से उनको फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया है, इसमें कोई शक शुबा बचता है? आज तो सबसे कड़ा संदेश निकल कर आ गया लाल किले से। नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से दो बातें हैं। ये बात बता दी गई है कि ये चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं और उनको फाइनल अल्टीमेटम है, ये बात एकदम बिल्कुल साफ है। दूसरी बात जो इसी से निकल के आई कि उसके लिए पूरी भारत की तैयारी देखा भी जा चुका है। और ये भी बात प्रधानमंत्री ने कही कि मतलब ये बताया कि सिर्फ दोस्त बगल में, नेबरहुड में होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब संकेत ये था कि दुनिया भर में जो भारत ने भी जो गोलबंदी शुरू की है और जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अमेरिका वगैरह, उसके साथ समंदर में भी चीन को घेरा जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो फिर प्रेम कुमार, भरोसा क्यों नहीं आ रहा? कांग्रेस पार्टी के नेता आज भी राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पर? कांग्रेस नेता अहमद पटेल का मैं आपको बयान सुना देता हूं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लूंगा और आशीष आपको भी शामिल करूंगा। कांग्रेस नेता का आपको मैं बताता हूं, आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, फिर से एक बार समझिए इस बात को। देखिए क्या बोल रहे हैं अहमद पटेल। जब सवाल यह पैदा होता है कि क्या आज के दिन कम से कम आप देश के साथ खड़े रह सकते हैं, तो अहमद पटेल किस तरीके से आज भी राजनीति कर रहे हैं, सुनिए। एक और अखंडित रखना है तो हमारी जो बॉर्डर है उसको सुरक्षित रखना होगा और देश में जो लोग हैं उनको भी एक रखना पड़ेगा। आज कम नसीबी ये है, विडंबना तो ये है कि न तो देश में लोगों को एक रख सकते हैं, न तो जो देश पे आ रही चुनौतियां उसका सामना कर सकते हैं, न तो हमारी जो सरहदें हैं, जो हमारी बॉर्डर है, उसको जिस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, प्रयास जरूर हो रहा है, मैं उसके मना नहीं करूंगा, लेकिन उसको भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। आशीष सिंह, समझाइए इस बयान का क्या मायने निकाला जाए? आप भी कांग्रेस पार्टी को डाउट है? कांग्रेस पार्टी एज एन अपोजिशन पार्टी वो हमेशा क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि उनके कार्यकाल में क्या हो रहा था। क्या जब डोकलाम हुआ तो क्या उनके पहले कार्यकाल में सड़क नहीं बन रही थी? पहला। दूसरा, साथ ही साथ मैं 62 वगैरह पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अब वो काफी पुरानी बात हो गई और फिर प्रेम शुक्ला जी को अच्छा नहीं लगेगा उस बारे में, फिर वो इतिहास में चले जाएंगे। प्रेम कुमार जी को। लेकिन देखिए, आज के डेट में कम से कम 15 अगस्त को इस तरह की
इन फाइटिंग, जो डोमेस्टिक फाइटिंग बोलते हैं, आपको वो नहीं करना चाहिए। अगर आपका दुश्मन बाहर खड़ा है तो आपको कम से कम परिवार के सदस्यों, घर के अंदर जो लोग हैं, भले ही कितना भी मनमुटाव हो, अपोजिशन हो, सरकार हो, आज ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा मनोबल पड़ता है सेनाओं पर, पड़ता है ब्यूरोक्रेट्स पर, पड़ता है सरकार पर, पड़ता है। ये नहीं करना चाहिए। अब ये इम्यूनिटी कितनी है होती है सरकार की, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन आज के दिन इस तरह के क्वेश्चन खड़ा करना ये एक ट्रेंड रहा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हो, बालाकोट स्ट्राइक के बाद हो, हमेशा मैंने देखा ये ट्रेंड रहा है, क्वेश्चनिंग दी सिक्योरिटी मैटर्स। प्रेम कुमार से मेरा सवाल ये है, अहमद पटेल पूछते हैं कि आज के हुक्मरान चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं। प्रेम कुमार, कोई डाउट है जो अभी तक जो कार्रवाई की गई है, जो सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक कार्रवाई की गई है, जो आर्थिक कार्रवाई की गई है, और आप लोग तो एमओयू साइन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की थी, आप एमओयू क्यों नहीं साझा करते? अभी तक साझा नहीं किया है एमओयू कांग्रेस पार्टी ने। देखिए शहजाद जी, लाल किले से जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो उसका विषय न तो एक खास होता है चाइना पाकिस्तान, बल्कि वो पूरे राष्ट्रीय नीति, आत्मनिर्भरता से लेकर के रोजगार, उद्योग, गरीब, सब हर एक बातों को संबोधित किया जाता है। और प्रधानमंत्री जी के भाषण की समीक्षा भी होती है, आलोचना भी होती है, और इसमें कहीं से भी देश के विरोध में बोलने वाली बात नहीं होती है, जिसको इस तरह से इंटरप्रेट करना ही नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री की भाषण पर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप पूछते हैं ना, आप पत्रकार हैं, पूछते हैं कि आप कितना नंबर देना चाहेंगे प्रधानमंत्री के भाषण को, तो जो कोई नंबर कम देगा तो वो क्या प्रधानमंत्री के साथ खड़ा नहीं है कि देश के साथ खड़ा नहीं है, और जिसने ज्यादा नंबर दे दिया वो देश के साथ खड़ा है। तो ये आज के दिन जब हम बात करते हैं तो देखिए, आत्मनिर्भरता एक शब्द आया, हमें देखना चाहिए आत्मनिर्भरता एक सोच है। क्या हम कर्ज लेकर के आत्मनिर्भर होंगे कि कर्ज से मुक्त होकर के आत्मनिर्भर होंगे? क्या हम प्रेम कुमार जी, आज सवाल से इतना है, क्या आपको भारत की सेना पर भरोसा है या नहीं है? नहीं, भारत की सेना उन लोगों को मुंह तोड़, बहुत बड़ी बात कह दी कि वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। शहजाद जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि प्रधानमंत्री के साथ वो खड़े हैं, भले ही कम नंबर दे रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। प्रेम जी ने ये कहा, मैं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस है और देश का दिन है पूरे, और इस अवसर तो अहमद पटेल क्या नहीं खड़े हैं? अहमद पटेल भी खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ। आपको समझ में गलत कैसे है वो? अगर ये वैसे हुआ जो घर का भेदी लंका डाय वाला होता है कि आप खड़े रहेंगे साथ में, लेकिन आपको मजबूत नहीं करेंगे, कमजोर करेंगे। गलत बात है अपनी। हमारा अगर आप सुरक्षा पर बात करते हैं तो हम अगर ये सवाल उठाते हैं कि हमारी सरकार के पहले वाले पोजीशन में नहीं है, ये देश के लिए बोलना है, ये देश के खिलाफ बोलना नहीं है। ये राजनीति के दिन तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, और खासतौर से अहमद पटेल जी अगर थोड़ा सा मौन ही रह गए होते एक दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अपनी बातें कही हैं। और प्रेम जी, एक मिनट प्रेम जी, इसमें ऐसी कौन सी गलत बात हो गई जो अपमानजनक है देश के खिलाफ? आपकी बातें सुन ली गई हैं। जी प्लीज 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 प्लीज। अरे प्रेम जी, आपकी बातें सुन ली गई हैं। जी प्लीज। हम तो दूसरी बातें कर रहे हैं। मैं तो इतना कह रहा हूं जरूर कि अहमद पटेल जी आज के दिन अगर प्रतिक्रिया न देके कल दिए होते तो क्या फर्क पड़ता। आज एक देश का माहौल है, आज पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और गांव से लेकर गांव, मैंने आज सोशल मीडिया में देखा गांव के कुछ बच्चे खड़े होकर के और तीन रंग का एक कागज बना करके उसको सैल्यूट कर रहे थे। आप बताइए ना, उनकी समझ कितनी है? हम लोगों से ज्यादा ऐसा लगता है कि उनकी समझ है, जिस परिस्थिति में रह करके और राष्ट्र के गौरव गान को वो महसूस कर रहे हैं, ये हम लोगों से ज्यादा उनकी समझ है। प्रेम कुमार, जो देश की सेना पर आज सवाल खड़े कर रहे हैं ना, जो आज भी देश का बड़ा भारी इतिहास रहा है, देश पर जो आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना, उनको ये जो तस्वीरें हैं वो विचलित करेंगी। देश आज एक सेकंड मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देखिए, इस मौके पर आप देख सकते हैं कि जो सटे पड़ोसी राज्य हैं पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इनकी सीमाओं से जश्न आजादी की तस्वीरें आ रही हैं। वाघा बॉर्डर भारत पाक सीमा से, पैंगोंग झील भारत चीन सीमा से, और पेट्रोपोल बेनोपोल बॉर्डर
भारत बांग्लादेश सीमा से। ये तस्वीरें जो है ये दिखाती है ना आशीष कि जोश एकदम हाई है। सवाल कितने ही खड़े कर दीजिए। बिल्कुल एकदम हाई है। और जिस तरह से पीएम ने दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल, बहुत रेयर होता है ये, जनरली आप एलओसी और एलएसी इस तरह से इतने लार्जर पब्लिक स्पीचेस में आप नहीं करते हैं। एटलीस्ट पिछले कुछ दशकों में आप देखिए तो इस तरह के रेफरेंस डायरेक्ट और दोनों साइमल्टेनियस रेफरेंस नहीं रहे हैं। आज के पीएम के स्पीच का ये मुझे सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट्स में से एक लगा कि एलओसी और एलएसी दोनों साथ में बोल दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और चीन जो टू फ्रंट वॉर की हम हमेशा बात करते रहे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डोमेन में, उसके लिए हम तैयार हैं। अब मैं तो कहता हूं 15 अगस्त को क्यों, साल भर में नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पर जब आप कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हो, आप वॉर सिचुएशन में हो, आप दोनों में से किसी भी सिचुएशन में हो, आप इस मुद्दे पर राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। सतीश जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इसी हफ्ते में मीटिंग हुई। आप मुझे बताइए, जो क्वेश्चन पूछना था मैं तो वेट कर रहा था कि क्योंकि पिछले 4-5 महीने से हम ये डिबेट कर रहे हैं ना, किसी एक ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जहां पर सीडीएस होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, इसी हफ्ते की बात कर रहा हूं, पीएसी मीटिंग में थी, आप किसमें किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। एक व्यक्ति ने, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चन पूछा सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। सियाचिन पे पीएसी की मीटिंग थी, उसके बाद में उन्होंने पूछा कि बॉस ये जो गैल्वन वगैरह में आपको विंटर्स के क्लोथिंग की जरूरत है वो आपने ले लिए क्या? तो फिर बताएगा कि हम तैयार हैं, हम विंटर्स के लिए भी तैयार हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ये ट्विटर पे क्यों हो रहा है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्यों हो रहा है, ये आप वहां वो जो फोरम है वहां पे क्यों नहीं हुआ? मुझे एक कांग्रेस एमपी का नाम बताइए ना जिसने पूछा फोरम पे। और राहुल गांधी तो मीटिंग बंक कर रहे थे ना, यही तो हकीकत है। एक सेकंड, सतीश कुमार सिंह जी आपका कमेंट चाहूंगा मैं। क्या ये राष्ट्र नीति पर राजनीति नहीं खेल रही कांग्रेस पार्टी, वो भी आज के दिन? मैं ये कह रहा हूं, देखिए राजनीति जो है, राजनीति दोनों पार्टियां ऐसे ही करती है। विपक्ष के बोल जो होते हैं वो अलग होते हैं। आप यूपीए के जमाने के का भी थोड़ा ध्यान कीजिए। दरअसल बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय जो विदेश नीति है उसको राजनीति से मेरे ख्याल से परे रखना चाहिए, और ये तभी होगा जब तमाम पार्टियां एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस चीज को बना लेंगी। दरअसल पहले भी ये चीजें टूटी है, जो इस तरह के प्रोटोकॉल हैं, और अभी भी टूट रही है, जो कि दुर्भाग्य। जी सतीश जी मैं आपको एक बार रोक रहा हूं। मैं एक और जो बात प्रधानमंत्री ने कही है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। दुनिया में किस तरीके से भारत का सम्मान बढ़ रहा है इसका भी जिक्र हुआ लाल किले से। यूनाइटेड नेशंस में अस्थायी सदस्यता के लिए 184 देशों का समर्थन मिला, मतलब 192 में से 184 देशों को भारत को समर्थन दिया। तो ये इस बात का भी जिक्र किया, एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात का भी जिक्र किया। 130 करोड़ लोगों की ताकत दुनिया समझ रही है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देखो सो कहोगा भारत को समर्थन मिलना, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है उसका ये उदाहरण है। तो आशीष ये बताइए, जब प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं कि केवल जो देश हमारे साथ बॉर्डर से सटे हुए नहीं बल्कि दिल से दिल जीत के मिले हुए हैं उसका जिक्र करते हैं और इसका उदाहरण भी देते हैं। भारत की जो एक स्थिति है वो बेहतर हुई है ना इंटरनेशनली। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और ये 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आपका नॉन परमानेंट मेंबर में सिलेक्शन हुआ है, या इसका जिक्र तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हो गया। वो डर गए। देखिए, जीतना लगभग तय था क्योंकि इंडिया का वो स्टेटस है, इंडिया का इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, हर एक चीज काफी स्ट्रांग है। और अभी भी हम बात करें कोविड वाले अगर पीरियड आप निकाल दें, वो फैक्टर्स निकाल दें, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। नाउ पाकिस्तान में उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जब 192 से 184 वोट आ जाए ना, ये पाकिस्तान को नींद हराम कर देती है। प्रेम कुमार आज कन्विंस क्यों नहीं है आशीष? प्रेम कुमार क्यों कन्विंस नहीं है जब जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देश, जर्मनी, फ्रांस हमारे साथ खड़े थे चाइना के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश हमारे साथ खड़े थे। इसका मतलब जो 184 वोट का मतलब आप समझ रहे हैं,
इसका मतलब है कि जो देश पाकिस्तान को दोस्त बोलते थे, उन्होंने भी पीठ पीछे उनको वोट नहीं दिया, उन्होंने भी इंडिया को वोट दिया। तो प्रेम कुमार, आज कम से कम इसके लिए तो क्रेडिट देंगे ना प्रधानमंत्री को कि आज जो भारत की स्थिति है विश्व में वो पहले नहीं थी और आज है। उसके लिए तो आप मानेंगे ना इस बात को, प्रेम कुमार? तो इस बात में कहां दो राय है? जब हमारा देश उपलब्धि हासिल करता है, हम एक अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो इसमें कहां असहमति है? तो असहमति नहीं है तो बार बार राहुल गांधी वो वीडियो बनाकर क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि आज भारत का कोई दोस्त नहीं रहा? देखिए, ये पुराने दोस्त हुआ करते थे। आज चाइना ने जिस तरीके से हमारी जमीन कब्जा ली है और हम लोग जो है कोई जवाब नहीं दे पा रहे। विजय शंकर शास्त्री, राहुल गांधी कुछ और कहते हैं, कांग्रेस के नेता कुछ और कहते हैं। मतलब राहुल गांधी की बातों पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है, प्रेम कुमार को भरोसा नहीं है। विजय शंकर शास्त्री, आज तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर प्रेम कुमार को पता चल गया कि राहुल गांधी जो है उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दिखा रहे हैं लोगों के बीच में। देखिए शहजाद जी, उपलब्धियों को छिपाया नहीं जा सकता है और गत 6 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं इसे कोई छिपा नहीं सकता। ये तो चमकते हुए हीरे की तरह उपलब्धियां हैं जो कितना भी ढक भी दिया जाए तो भी वो चमकता ही रहेगा। मैं दूसरी बात कह रहा था, हमारी पार्टी में हमारे जो पार्टी का अधिष्ठान है, वैचारिक अधिष्ठान, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आधार पर तय हुआ है। हम बतलाना चाहते हैं कि हम पंडित जी का सोच था कि जहां देश का हित हो वहां स्व हित का त्याग कर देनी चाहिए, जहां समाज का हित हो वहां स्व हित की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। आज तो हमें देश हित की बात करनी है, आज तो हमें केवल वही बात करनी है जो हमारे देश को मजबूत कर सके। और आज अगर हमारे प्रधानमंत्री जी देश को मजबूत करने के लिए डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं या डिजिटल हेल्थ की क्रांति की बात करते हैं या भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो इसका खुलकर क्यों स्वागत करना चाहिए? कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भी नहीं बना है भारत। अरे भाई, जब हम अगर भारत विश्व गुरु बन जाएगा तो आपको तकलीफ क्या है प्रेम कुमार जी? ये शब्दों राहुल से गांधी को जंग तकलीफ जीतना क्या चाहते है? हैं। नहीं, देखिए, तकलीफ झूठ बोलने पर गुरु के तकलीफ बारे है। में विश्व गुरु बन जाए जो है वो ये अलग हम है। सबकी इच्छा आकांक्षा है, लेकिन जब हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, तो आप विश्व गुरु बन गए कैसे कह रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत की आप अपील कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए की कोशिश कीजिए। कैसा ही विरोधाभास है? आत्मनिर्भरता का जो ये प्रक्रिया ये चल रहा है तो यही ना भारत को विश्व गुरु बनाएगा। आत्मनिर्भरता की जो ये प्रक्रिया भी चल रही है, जब ये प्रक्रिया पूरी होगी और कर्नल रोहित देव होंगे, जब हम समृद्धि एक सेकंड प्रेम कुमार, ठीक है प्रेम कुमार, विजय शंकर शास्त्री एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहता हूं, उस पर कर्नल रोहित देव और आशीष दोनों अपनी बात रखेंगे, फिर सतीश सिंह। एक सेकंड दोनों मेहमानों से, एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आशीष जी ध्यान दीजिएगा, ये आप ही का डिपार्टमेंट है, आप इसको कवर करते हैं। इनका ऑफिशियल रिस्पांस, पहला ऑफिशियल रिस्पांस आ चुका है कि उस रात को गलवान में चाइनीज सोल्जर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। कर्नल रोहित देव, डीजीएमओ ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में हमारे एयर चीफ ने बताया था, फिर भी सवाल उठे। अब ये आईटीबीपी भी बता रही है कि मुंहतोड़ जवाब दिया है चाइना को। अब भी कोई लोग सवाल उठाएंगे, सवाल गैंग, सबूत गैंग अब भी एक्टिव रहेगा कि अब तो शांत हो जाना चाहिए उनको? देखिए शहजाद जी, कुछ लोग जो भारत के हित में नहीं हैं और कुछ लोग जिनको भारत के हित में ना होने के पैसे और बाकी चीज मुहिम कराई जाती है, ऐसे लोग भारत के अगेंस्ट बोलेंगे तो इसमें आप और मेरे को कोई शक नहीं होना चाहिए। देश की सेना को, आईटीबीपी को, बीएसएफ को स्टूडियो में क्या बोला और ये लोग क्या प्रचार करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल निडर होके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं सरहद के ऊपर। खाली इतना फर्क पड़ता है कि जो ये बोलते हैं और जो ये सोशल मीडिया पे करते हैं उससे देश के जो युवक हैं वो कुछ हद तक गुमराह होते हैं। अभी आपके पास सज्जन ने बोला आत्मनिर्भर की बात, मैं बताऊं, अगर आप इसका उदाहरण लें, कोई छोटा बच्चा भी होता है तो उसको जन्म घुट्टी दी जाती है, उसके बाद इंजेक्शन दिए जाते हैं, इनोकुलेशन का एक प्रोसेस होता है।
सतीश जी, इतना छोटा देश नहीं है। ठीक है, स्वीडन टाइप की आप कमेंट्स सब कुछ छोटे करने छोटे के रखते, बाद मुझे आशीष को भी इन्वॉल्व करना है। सतीश जी मुझे बताइए, अब जो लोग कह रहे थे भारत ने सरेंडर कर दिया, दरअसल मोदी सरेंडर नहीं बोल रहे थे, भारत ने सरेंडर कर दिया, चीन से मार खा के आ गए। गलवान में आज जो हम लोगों ने जो हड्डी तोड़ जवाब दिया है, अब क्या राहुल गांधी और उनके चमचों को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? सतीश जी। देखिए, भारत ने जवाब दिया है, भारत खड़ा हुआ है, भारत ने अपने पक्ष में दुनिया को खड़ा करने की कोशिश की है, भारत ने अपने लड़ाकू विमान और जितने अपने समंदर में अपने साजो सामान है उससे जवाब देने की कोशिश की है, आर्थिक कमर्शियल जो है आपका ट्रेड पे जवाब देने की कोशिश की है, सारे लोगों को लामबंद करने की कोशिश की है। ये कोशिशें चल रही हैं तो माना जाएगा कि भारत खड़ा हुआ है। ये हमको लगता है कि भारत की ताकत देखकर कि भी चाइना जो है वो डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन पर सवाल ये है आशीष, क्या जिन लोगों ने कहा कि भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, क्या आज उन लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आशीष, उसके आंसर के पहले मैं बहुत 10 सेकंड में दर्शकों को बताना चाहूंगा, 24 घंटे हुए नहीं है, आईटीबीपी ने 21 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए रेकमेंड किया है। और ये 21 जवान वो हैं जो कि चीनी सेना के साथ में लगातार 17 से 20 घंटे तक के इतने ड्यूरेशन वाले भी स्कफल और फाइट्स जिसे कहते हैं, जो कि गैल्वन में भी हुआ था, उसी तरह के हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जब ये गैलेंट्री अवार्ड के रिकमेंडेशंस जाते हैं उसमें बाकायदा लिखा जाता है, वो क्योंकि वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं कि क्या क्या हुआ, कितने घंटे तक हुए, डिटेल होते हैं, उसके बाद में ही आपको गैलेंट्री अवार्ड के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। जब जवान 17-17, 20-20 घंटे माइनस टेम्परेचर में 17,000 की फीट पे लड़ रहे हैं और वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो फिर कहां से घुटने टेक दिए? वो दे रहे हैं, उन्होंने मार गिराया सामने वालों को और फिर वो वापस यहां पर अपनी रीइंफोर्समेंट रोड लिया है। कहां से हमारे जवान और सेना? प्रेम कुमार, ये कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट वो एमओयू का, तो वो एमओयू की वजह से तो नहीं बोल रहे थे सरेंडर कर दिया। इस देश का कोई भी व्यक्ति आप बता दे जिसने कहा कि भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया। झूठ बोलना टेलीविजन पर बंद कीजिए शहजाद जी, बहुत गलत बात है। कर्नल रोहित देव भारत की सेना ने सरेंडर किया, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसने दिया हो? किसी ने किसी भी नेता का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। आपको बताएंगे उनकी बातों पर भरोसा न करें। बात सुनिए, आप जब आप बोलते हैं और आप घुमाते हैं अपनी कहानी को, दो ही चीज हो सकती हैं। अगर आप बोलते हैं देश ने सरेंडर किया या मिलिट्री ने सरेंडर किया, आप बोलते हैं, आप वो नहीं बोल रहे, आप बोलते हैं सरकार ने किया। आप कैसे बोल सकते हैं जब हमारे देश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उधर लड़े, अपने से 3 गुना लोगों को मारा एम्बुश में जाने के बाद, सरप्राइज होने के बाद, और उसके बाद भी ये अगर बेशर्मी चल रही है तो ये बिल्कुल नकारात्मक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही एक एमओयू साइन हुआ इस देश में, जिसने साइन किया है आप आंसर लीजिए। एक्ट में आते हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ, नहीं करते, हमारे दोनों देशों की कोई भी देश के बड़े स्तर पर बातचीत चल रही थी, वो नहीं होना चाहिए। फिर भी ये इंसिडेंट हुआ। चैनल द्वारा बोलना चाहता हूं, हमारे सेना प्रमुख की ओर से कहा गया था सब कुछ नियंत्रण में है, फिर भी ये इंसिडेंट हुआ और हमारे सैनिक गोली रहते हुए, बंदूक रहते हुए गोली नहीं चला सके और शहीद हुए। इस बात का जवाब देश मांगेगा कि नहीं मांगेगा? प्रेम जी, ये हमारे सैनिकों का प्रोफेशनलिज्म बताता है। मैं आपको बता दूं, पिछले 20 सालों में, प्रेम जी आपको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से दर्शकों को एक बार फिर वापस अपडेट कर दूंगा। 2006 में, 2017 में भारत और चीन के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं। अगर हमारे सैनिकों के पास में, अफसरों के पास में बंदूक होते हुए उन्होंने नहीं चलाया है, इसका मतलब ये उनका प्रोफेशनलिज्म है, ये उनका रिफ्रेन ताकत है सर, ये उनका प्रोफेशनलिज्म है। आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन पर भी अगर चीखना पड़े, अगर जो व्यक्ति, नहीं एक सेकंड, मैं 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं आप सभी लोगों को। पर सवाल ये पैदा होता है ना कि आज जब पूरा देश एक होकर जश्न आज़ादी मना रहा है, तब आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं भारत पर ही। जब लौट कर आएंगे 30 सेकंड के बाद, तो मजबूत भारत संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर और राम मंदिर को लेकर क्या बोला, उसके बारे में।
तो मजबूत भारत संदेश पर लगातार चर्चा हो रही है और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। परिसीमन पूरा होते ही एक चुनाव होगा, असेंबली चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर के पास अपने सीएम और मंत्री होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए हम प्रतिबद्ध है, ये बड़ा बयान। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को सरकार मिले, ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिया और ऐलान किया। सुनिए। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान अभी भी बने हुए हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपके अरमान तो अच्छे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं और 1 साल हो चुका है 370 के हटने पर 4G इंटरनेट तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप जश्न आजादी मना रहे हैं, हमें वहां पर इंटरनेट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए सज्जाद जी, वहां पर इंटरनेट क्यों नहीं दिया गया, इसका एक कारण था, वो सबको पता है। लेकिन वहां पर 2G तक अभी दे दिया गया है और भविष्य में 4G का भी संभावनाएं है कि वो भी दिया जाएगा, क्योंकि ये उनका हक है। लेकिन वहां की जो सिचुएशन थी उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया था, इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया था। देखिए, एक मैं जो जम्मू कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी तक जो जम्मू कश्मीर पुराना जो था अनडिवाइडेड, उसमें एक बड़ा हिस्सा देखा जाए तो लद्दाख का था, लेह का और जम्मू का था। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन सारी चीजें जैसे कश्मीर के ही इर्द गिर्द घूमती रही हैं, जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होने से बच गया था और 2-3 परिवार केवल पूरे जम्मू कश्मीर को लीड कर रही थी। लेकिन अब वहां परिवर्तन आया है, लोकल चुनाव हुए हैं और लोकल चुनाव में भी बहुत सारे लोकल नेता भी उभरे हैं। एक एक करके 3-4 नेताओं की हत्या भी कराई गई है। आप सोच सकते हैं कि वहां आतंकवाद कितने इस समय विचलित है कि लोकल जो लीडरशिप खड़ी हो रही है उसको टेरराइज करने की कोशिश करें, पर ये रुकने वाला नहीं है। डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस जब पूर्ण होगा तो जम्मू और कश्मीर का एक बहुत अलग से स्वरूप सामने आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी जब एक से एक लीडरशिप वहां से निकलेगा और इन 3 परिवारों का जो वर्चस्व ठीक है विजय सोनकर शास्त्री जी। सतीश कुमार सिंह, मुझे ये बात बताइए कि आज भारत को कम से कम इस पर तो जश्न मनाना चाहिए ना, हालांकि कोविड का इरा चल रहा है, पर एक बात पर जश्न मना सकते हैं कि आज भौगोलिक एकीकरण हो चुका है पूरी तरह से। आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आज वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं। एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में कि लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। आशीष, आपने भी देखी होगी वो तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सतीश जी बताइए, भौगोलिक एकीकरण तो हो गया ना भारत का आज? निश्चित रूप से भौगोलिक एकीकरण नहीं, हर तरह से भारत के साथ जम्मू कश्मीर का आप कहिए पहले भी था, लेकिन एकदम आप समझिए कि पूरी तरह से आप साथ हो गया। मतलब आप पहले कहिए कि वो 370 से था, अब तो इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन जो भी कहिए सब कुछ हो गया। अब तो बारी उधर पीओके जो है उसकी है और जो चीन को जो दिया हुआ उसने अनधिकृत क्षेत्र है उसका है। तो ये तो एकदम निश्चित बात है। और जो प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, सरकार की तरफ से कहा गया था कि जरूरत पड़ी और देखी जाएगी तो फिर हम स्टेटहुड भी बहाल कर सकते हैं। तो उसकी कड़ी में आप देखिए डिलिमिटेशन होता है तो अब हमको लगता है पॉलिटिकल आदमी को वहां पर राज्यपाल बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि चुनाव जल्द ही होंगे। पॉलिटिकल आदमी को वहां पर राज्यपाल बनाया गया है तो चुनाव जल्दी होंगे, मतलब स्थिति सामान्य होते जा रही है। तो प्रेम कुमार, अभी भी कुछ लोग ये क्यों प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हाथों से फिसल गया और एक तरीके से पाकिस्तान के जो नैरेटिव में सुर से सुर मिला रहे हैं, क्यों ऐसा?
पता नहीं आप किस पाकिस्तान के नैरेटिव की बात कर सर रहे हैं। मैं बता और दूं, भारत आशीष में बता जो दीजिए राजनीतिक 370 विरोध है, पर उसको किसके पाकिस्तान किसका से क्यों पहले जोड़ना पेज चाहते पर हैं? फोटो छपा था? राहुल गांधी का छपा था। अधीर रंजन बोलने चौधरी ने देंगे पार्लियामेंट कि में नहीं खड़े होकर बोलने कहा देंगे? था हर कि लाइन कश्मीर पर- हमारा मामला हर है ही लाइन नहीं, पर आप ही पाकिस्तान और भारत बोलेंगे। का मामला है। सर मैं आपको कितने उदाहरण गिना दूं, गुलाब नबी आजाद से लेकर अधीर रंजन आप चौधरी, हर आशीष। आप हर बात पे आप बोलने तो दीजिए। कहिए प्रेम जी, देखिए, चलिए कहिए, बोलिए। देखिए जम्मू कश्मीर से अब जम्मू कश्मीर से अभी केवल छीना गया है, दिया कुछ भी नहीं गया है। विकास की छीना धाराएं गया। बढ़ने की बात आशीष। कही गई थी, एक राज्य को टुकड़ों में बांट दिया गया और अब एक नई बात कह रही है डेमोक्रेटिक ये इमरान खान की प्रोसेस लाइन नहीं पालन है क्या? करेंगे। आशीष, इमरान सारे खान क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक सर, आपको मतलब आपको मैं बता रहा हूँ 35A और 370 की परिभाषा नहीं पता है आपको। एक सेकंड, आशीष के बाद विजय शंकर शास्त्री। आशीष आज आप एक एक करके। डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आशीष प्रेम जी 35A और 370 जो हटाया गया उसकी परिभाषा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? उसकी परिभाषा यह है कि उस राज्य को विशेष दर्जा है, अलग से उनका अलग फ्लैग होगा, लेकिन जो रिजर्वेशन हो और बहुत सारी चीजें जो पूरे देश में लागू हैं, जिसका फायदा हर एक युवा, हर एक व्यक्ति देश के अलग अलग राज्यों में उठा सकता है, गवर्नमेंट स्कीम सबका, वो उन पर लागू नहीं था। आप बोल रहे हैं दिया नहीं, उन्हें तो पहले झटके में ही जो कुछ पूरे देश के पास में है, जो कुछ पूरा देश का युवा और हर एक व्यक्ति एलिजिबल है, वो उनके लिए एलिजिबल बना दिया, उनको प्रेम कुमार एलिजिबल बना दिया सर उनको। और मेन बात यह है कि आप बोल रहे 2G 4G सर जो 70 साल में खराब हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ, 70 हफ्ते तो रुक जाइए। ऐसे कैसे बदल जाएगा ओवरनाइट? चाहते हैं आप 1 साल की उपलब्धि बताइए ना कि कितने लोगों को रोजगार दे दिया, अब कितने आपने टॉपिक चेंज कर दिया। 1 साल की उपलब्धि कौन तो से छोड़िए, विकास की आपको गंगा गोल पोस्ट चेंज कर दिया। कैसे गोल- कश्मीर स्वर्ग बन गया, प्रवक्ता है, ये वो मेरा बातें तो काम आप नहीं नहीं है। बताएंगे। आपने टॉपिक आप चेंज कर केवल- दिया, आप आपने टॉपिक केवल- चेंज कर दिया, आपके पास उत्तर नहीं रहा। गुमराह 35 करने वाली और बातें 370 बताएंगे। का परिभाषा अगर बताइए ना, ये सब कुछ अगर क्या छीन लिया बताइए अगर ना। ये सब कुछ था ही, जब मैंने बताया कि क्या दे धारा दिया, 370 तो आप और नहीं बात 35 कर पा रहे से कि क्या छीन मौजूद ही लिया। क्यों था? वो मौजूद जी क्यों था? वो वहां की जनता के हित में था। मैं एक सेकंड, मैं आज मेरी डिबेट की लाइन से थोड़ा हटकर प्रेम कुमार का समर्थन करूंगा। आशीष एक सेकंड प्रेम कुमार, मैं आपकी साइड ले रहा हूं। रोहित जी को भी स्क्रीन पर डालिए अगर हो सके तो। आशीष आपको नहीं पता, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। विजय शंकर शास्त्री 20 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। क्या छीन लिया आज का जवाब मैं दूं? आशीष वहां पर अलगाववादियों की दुकानदारी छीन ली, वहां पर 4 परिवारों की राजनीति करने की दुकान छीन ली, वहां पर जो टेररिज्म के लिए खुली छूट थी रियाज नाइकू को, वो छीन लिया। आप पूछे क्या छीन लिया? ये सारा छीन लिया। सेपरेटिस्ट क्यों लोगों प्रेम के कुमार अधिकार छीन लिया? लिए, जिन्हें वहां पर पाकिस्तान में सबसे प्रेम बड़ा कुमार। सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है। देखिए शहजाद जी, आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, अच्छा होता सोनकर भाषा मैं बोल शास्त्री रहा जी हूं, मैं तो बोलते देश ये की बात। भाषा बोल रहा हूं, सर, लेकिन आप सुन अलगाववादियों के लीजिए, साथ है। अगर किसी परिवार का वहां शासन रहा है तो जनता के समर्थन पर प्रेम रहा कुमार है। स्क्रीन पर, जी। जनता ने वोट दिया तभी उनसे उन तो परिवारों ये ने डिसीजन शासन भी तो किया। पार्लियामेंट ने और पास आप किया ना डिसाइड सर। करने वाले नहीं ये होते कि डिसीजन वहाँ की 35 और 37 डेमोक्रेसी में 35A कौन चुन कर आएगा और और कौन नहीं 370 भी आएगा। तो पार्लियामेंट ने पास किया ना सर। यहाँ पर आप क्यों जनता का मैंडेट भूल जाते Clean हैं? board. आप सिलेक्टिवली जनता का मैंडेट लेना चाहते ये हैं। डिबेट जब संविधान मुफ्ती की बात ये होगी, डिबेट जब सुप्रीम अब्दुल्ला कोर्ट में की गया बात हुआ होगी, है तब कि बोलेंगे जम्मू जनता का मैंडेट है। कश्मीर की तो क्या विधानसभा की 335 शक्ति को क्या क्या 35 लोकसभा और इस्तेमाल 370 कर सकती है? पार्लियामेंट ने पास ये नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट वो बिना तय जनता के करेगा। मैंडेट के हुआ है। ये हम और आप आप बताइए, नहीं करेंगे। आप बताइए कि क्या वो सरकार ये की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन तय से करेगा पहले वाली कि नीति ये में सही अनाउंस है, नहीं ये था? गलत है। चलिए। क्या लोगों ने एक उसके साल बाद हो में गया, वोट इसमें नहीं मामले किया? पर सुनवाई क्या शुरू नहीं पार्लियामेंट हुई के है। दोनों हाउसेस ने पास नहीं किया? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटिनी से गुजरा नहीं गुजरा? क्या प्रेसिडेंट ने इसे साइन किया कि नहीं किया? क्या बात कर रहे हैं आप? अब भी जनता का मैंडेट है, जब यहाँ पर पार्लियामेंट दिल्ली में पास कर रही है, वो जनता का मैंडेट नहीं है। ये अब सुप्रीम दुनिया तो कोर्ट में मुफ्ती के लिए आपको विचाराधीन जनता का है मैंडेट कि दिखाई देगा। निलंबित विधानसभा की शक्ति को संसद ने अपनी शक्ति में आज इस्तेमाल प्रेम किया कुमार के और पास धारा जवाब नहीं है। 370 आशीष आपने हटाने क्लीन का बोल्ड काम कर किया। दिया है। इस पर आशीष सुप्रीम आपने कोर्ट क्लीन विचार बोल्ड कर करेगी। दिया उन्हें, पर मुझे आगे बढ़ना बिल्कुल होगा। जवाब रोहित है, देव, मैं आप आपका सुनने को कमेंट तैयार लूंगा नहीं जरूर, है। पर मुझे आगे बढ़ना होगा। देखिए, एक और बात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और एक और चीज छिन चुकी है टीम प्रेम कुमार के पास से, वो ये चीज है कि राम मंदिर का निर्माण भविष्य के लिए एक प्रेरणा बनेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 10 दिन पहले शुरू हुआ है, ये हमें पता है। राम जन्मभूमि मुद्दे को शांति से हल किया गया है। देश के लोगों का आचरण अभूतपूर्व रहा है। मंदिर निर्माण भविष्य के लिए एक प्रेरणा होगा। तो ये प्रधानमंत्री दरअसल एक तरीके से लाल किले से वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों पर
और उन लोगों पर जो बार बार अनर्गल बयान दे रहे हैं मंदिर मस्जिद को लेकर अभी भी, उन पर एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक है। सुनिए। देश ने इतिहास बनाया, इतिहास बदले देखा, असाधारण काम करके दिखाया। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। तो ये था मजबूत भारत संदेश का एक और जो प्रधानमंत्री ने बात रखी राम मंदिर को लेकर, और दरअसल निशाना उन लोगों पर था जो बार बार राम मंदिर मुद्दे को अभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद का मुद्दा बनाना चाहते हैं। मेरे साथ कई सारे मेहमान अभी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बार प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। विजय सोनकर शास्त्री, अब ओवैसी समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे उनकी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये लगातार कोशिश कर रहा था हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा किया जाए, अब उनको चुप रह जाना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति पर सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए शहजाद जी, मोदी जी ने और देश की जनता ने इन लोगों को इनके औकात का पता लगा दिया है, बता दिया है। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी निर्णय हुए हैं, चाहे बिहार का बंटवारा, 2 प्रदेशों का बंटवारा समझ लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे जम्मू कश्मीर का, कितनी शांति के साथ हुआ है। वैसे ही जैसे राम जन्मभूमि के निर्माण का कितनी शांति के साथ हुआ। लेकिन इन लोगों ने केवल एक आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा किया था, तेलंगाना और आंध्र का, कितना बड़ा विवाद पैदा किया था। तो कांग्रेस का विवादों के साथ तो एक रिश्ता होता है, यहां शांति नहीं होती है। और अभी प्रेम कुमार जी जिस तरह से कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया गया, इनके लिए टुकड़ा होता है। ये भारत भूमि को ये पवित्र भूमि नहीं, ये टुकड़ा समझते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग खड़े भी होते हैं। मैं दुखी हूं, मैं इनकी भाषा सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ कि ये भारत की भूमि को टुकड़ा कह रहे थे। जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़े में कर दिया गया, 3 टुकड़े में कर दिया गया। सतीश जी, गलत है। इनको अपनी सोच को बदलना होगा, तभी देश के साथ ये लोग खड़े हो सकते हैं। सतीश जी, फाइनल कमेंट। रामद्रोहियों को सख्त संदेश मोदी की तरफ से लाल किले से। देखिए, इसके 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं और जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ये है कि अगर जो अड़चने हैं, जो समस्याएं देश में है, उसको सुलझाया जा सकता है, उसमें अदालत वर्डिक्ट दे सकती है, उसके लिए पहल की जा सकती है। एक संदेश ये हो सकता है, और एक संदेश ये हो सकता है कि इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो जाए कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर आगे के लिए प्रेरणा हो सकता है, वो उसका एक हो सकता है जो गलत अर्थ भी लगा दिया जाए। ठीक है प्रेम कुमार जी, आखिरी कमेंट, 10 सेकंड है मेरे पास। आप मुझे बताइए, अब राम मंदिर पर राजनीति बंद होनी चाहिए, खासकर उन लोगों के द्वारा जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये बिल्कुल ये बीजेपी वादा करे कि ऐसे बखेड़े देश में नहीं उठाएंगे और कोई फिर राम मंदिर बखेड़ा था, नहीं खड़ा करेंगे। ये राम मंदिर बखेड़ा था। देखिए, जाते जाते भी राम मंदिर को बखेड़ा कहेंगे। मेरे पास आज के समय इतना ही है, पर पूरे देश में बखेड़ा करना बीजेपी का अफसोस की बात है। प्रेम कुमार जी, अफसोस की बात है। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मेरे पास मजबूरी समय की है, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत पर सवाल उठा रहा है चाइना को लेकर, कोई कह रहा है राम मंदिर अभी भी बखेड़ा बना हुआ है। इस तरीके की भाषा उस दिन पर जब हम सभी को एक साथ आना चाहिए। आज इसी नोट पर अंत करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा हेडलाइंस।